नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड पर शानदार जीत दर्ज की। टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 151 रन से हराया। दोनों टीमों के बीच 5 दिनों तक जोरदार टक्कर हुई। 5वें दिन के मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन आश्चर्यजनक था। कुल 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से बढ़त बना चुका है। जीत कई मायनों में खास रही। कुछ ऐसा भी हुआ जो कि 89 सालों में कभी नहीं हुआ था। कोहली ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे अलग कप्तान बना दिया। इसके बाद जिक्र करेंगे केरल हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी का। ये आईवीएफ से मां बनने वाली सिंगल मदर्स को लेकर है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों से पिता का नाम पूछना माता पिता के सम्मान के खिलाफ है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को आदेश भी दिया। जानेंगे पूरा मामला क्या था। पेगासस को लेकर कहीं चर्चा तो कहीं हंगामा। इसकी वजह से संसद, सरकार और विपक्ष के बीच का अखाड़ा बन गई थी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने बहुचर्चित पेगासस मामले पर अपना पक्ष रखा है। सरकार ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें भी कही हैं। अगली खबर सियासत और खेलकूद का मेलजोल है। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं के साथ नाश्ते की खबर काफी चर्चा में थी। पीएम मोदी से लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ नाश्ते की बात कही थी। इन फरमाइशों के केंद्र में थे नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। फिर बात करेंगे ऐसे संजीदा मसले पर जो कि पूरे विश्व के सार्वजनिक विमर्श का विषय है। तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। वहां से आई तस्वीरों और वीडियो भयानक हालातों की सटीक तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ भारत में अफगानिस्तान के नागरिकों की संख्या काफी है, दूसरी तरफ भारत सरकार ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ये निवेश लगभग $3 बिलियन का है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरबों की परियोजनाओं का क्या होगा। तालिबान ने खुद इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और अपनी क्लियर कट पॉलिसी समझाई है। आखिर में बताएंगे एक अच्छी खबर, बताएंगे देश में सामान्य होते कोरोना के हालातों के बारे में। लॉर्ड्स में भारतीय और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच में 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। भारत ने 5वें दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 151 रन से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में कप्तान विराट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पहली पारी में 42 और दूसरी पारी में 20 रन बनाए। इन आंकड़ों से साफ है कि उन्होंने बल्ले से संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कप्तानी को लेकर उन्होंने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने 298 आज के स्कोर पर भारतीय टीम की दूसरी पारी घोषित की थी। ये फैसला लेने के बाद वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले कप्तान बन गए जिन्होंने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर पारी घोषित की है। लॉर्ड्स का मैदान भारतीय टीम के लिए बेहद खास है। भारत के बाहर यहां सबसे ज्यादा 19 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें से 4 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। इस मैच के आखिरी दिन भारत ने 6 विकेट पर 181 रनों के बाद खेलना शुरू किया था। भारत ने शुरुआती 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे। हालातों को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत जल्दी ऑल आउट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय टीम आश्चर्यजनक रूप से शानदार प्रदर्शन करती नजर आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल हाईकोर्ट का कहना है कि अगर एक महिला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आईवीएफ के जरिए गर्भवती होती है तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए पिता का नाम पूछना माता पिता का अपमान है। टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो इन मामलों के लिए अलग प्रकार के आवेदन पत्र बनवाए। एक तलाकशुदा महिला ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। याचिका में उसने बताया कि आईवीएफ के जरिए वो गर्भवती हुई है। गर्भ फिलहाल 8 महीने का है। जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1970 के तहत उसे जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन में बच्चे के पिता का नाम लिखना होगा। महिला का कहना है कि वो चाहकर भी पिता का नाम नहीं बता सकती क्योंकि आईवीएफ में स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है। बच्चे के पिता का कॉलम खाली छोड़ना उसकी निजता, सम्मान और स्वतंत्रता का हनन है। जब पिता का नाम गुप्त है तो उसे पूछना निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो इन मामलों के लिए अलग प्रकार का आवेदन पत्र बनवाए और प्रमाण पत्र का भी ध्यान दिया जाए, यानी महिला के लिए अलग से फॉर्म बनाया जाए जिसमें बच्चे के पिता से जुड़ा सवाल ना हो। अब बात ऐसे मामले की जिस पर सरकार चौतरफा घिरी है, जिस मुद्दे पर संसद के भीतर भी हंगामा हुआ और संसद के बाहर भी। अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। अब फैसला किया गया है कि मामले की जांच के लिए समिति बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जानकारी भी दी है। इसके अलावा जासूसी के आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारा है। सरकार ने 2 पन्ने का हलफनामा भी दायर किया है। इस हलफनामे में ही जांच समिति के गठन की बात कही गई है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और कई याचिकाकर्ताओं ने तमाम आरोप लगाए थे। याचिका में आरोप था कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पत्रकारों, नेताओं, एक्टिविस्ट, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की जासूसी की है। अब जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के दस्तरखान का, जहां नजर आए टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले चेहरे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और स्टार शटलर पीवी सिंधु से बातचीत की। उन्होंने नीरज को चूरमा और पीवी सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। नीरज चोपड़ा की ओलंपिक वापसी पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें चूरमा खिलाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने ओलंपिक में जाने से पहले पीवी सिंधु से वादा किया था कि जब आप वापस लौटेंगी तो साथ में आइसक्रीम खाएंगे। पीएम मोदी ने दोनों ही वादों को पूरा किया। थॉमस हार्डी ने कहा है कि वॉर मेक्स बैटलिंग गुड हिस्ट्री बट पीस इज पुअर रीडिंग। सही बात है, अफगानिस्तान में शांति कायम रहती तो उसकी इतनी चर्चा शायद ही होती। अब जो स्थितियां हैं वो अफगानिस्तान की सूरत को कालजयी बना देंगी। इतिहास का ऐसा बदलाव जिसका असर दुनिया के साथ साथ देश पर भी पड़ने वाला है। भारत के सामने तमाम चुनौतियां होंगी, चाहे रक्षा के लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। भारत की फ्लाइट्स का आवागमन जारी है, लेकिन ज्यादा वक्त तक के लिए नहीं। इसलिए भारत सरकार ने अफगानिस्तान में मौजूदा तमाम भारतीयों को 48 घंटे के भीतर वापस बुलाने की योजना बनाई है। सरकार का प्रयास है कि जितनी अवधि तक काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कब्जे में है, उसके भीतर सभी भारतीय नागरिकों को वापस बुलाया जा सके। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक सेल की स्थापना की है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी भी जारी की गई है। इस त्वरित कार्रवाई से साफ है कि भारत इसे लेकर कितना मुश्किल में है। केंद्र सरकार ने भारत में फंसे अफगानिस्तान नागरिकों के लिए भी कुछ अहम ऐलान किए हैं। सरकार ने वीजा नियमों में बदलाव किए हैं। इस कड़ी में गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए एक नई कैटेगरी शुरू की है, जिससे भारत आने वाले अफगान नागरिकों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई कैटेगरी का नाम ई इमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा है। ये तो हुई दो देशों के नागरिकों की बात। भारत सरकार के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान में किया गया निवेश। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन यानी कि लगभग 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें, बांध, बिजली की लाइनें, स्कूल, अस्पताल बनवाए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 1700 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं पर जिम्मेदारी थी अफगानिस्तान का बुनियादी ढांचा सुधारने की, लेकिन अब अरबों की परियोजना अधर में है। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की बुनियाद टिकी हुई थी। भारत के इन अहम प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले नाम आता है सलमा डैम का। इसका निर्माण हेरात प्रांत में कराया जा रहा है। दूसरा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जरांज देलाराम हाईवे, जिसकी दूरी लगभग 218 किलोमीटर है। इस हाईवे की लागत लगभग $150 मिलियन है। हाईवे खास रूद नदी के करीब से निकलकर देलाराम से जरंज तक जाता है। हाईवे दक्षिण के कंधार से, पूर्व में गजनी और काबुल से, उत्तर में मजारे शरीफ से और पश्चिम में हेरात प्रांत से जुड़ा है। यह हाईवे कूटनीतिक लिहाज से भी अहम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार के लिए पाकिस्तान रास्ता देने से इनकार कर चुका है। तब इस हाईवे की अहमियत सामने आई। इस हाईवे ने भारत को व्यापार के लिए रास्ता मुहैया कराया। बीते साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी थी कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने 75,000 टन गेहूं इस रास्ते से ही भिजवाया था। नवंबर 2020 में जेनेवा में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे भारत ने छुआ नहीं। इसके अलावा भारत ने $90 मिलियन की लागत से काबुल संसद का निर्माण कराया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में इसका उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन के समय भाषण देते हुए रूमी का जिक्र किया और भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में कई बातें कही। रूमी अफगानिस्तान के बाल्क प्रांत के रहने वाले कवि थे। संसद में एक ब्लॉक का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। भारत की ऐसी ही एक और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है स्टोर पैलेस। इसका भी उद्घाटन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने किया था। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था। 1919 में रावलपिंडी समझौते में इसी महल को आधार माना गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बन पाया था। 2009 में भारत, अफगानिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच में एक समझौता हुआ था। फिर नए सिरे से महल का निर्माण शुरू हुआ। 2013 से 2016 के दौरान आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स थे। इस सूची में हेल्थ सेक्टर, परिवहन और शिक्षा के प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी नहीं हुआ। अफगानिस्तान में इतने प्रोजेक्ट्स की मौजूदगी एक तरीके का सांकेतिक रिमाइंडर है कि भारत को कितना चिंतित होना चाहिए। हालांकि तालिबान की तरफ से इस मामले पर बयान भी आया है। तालिबान का कहना है कि भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए। तालिबान के मुताबिक किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में मौजूद अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। ये प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए हैं, इसीलिए भारत को इन्हें पूरा करना चाहिए।
लेकिन क्या ये उतना आसान है जितनी आसानी से कह दिया गया? क्योंकि अफगानिस्तान में निवेश सिर्फ भारत का नहीं, चीन का भी है। चीन ने यहां तक कह दिया कि वो तालिबान सत्ता को मान्यता देने के लिए तैयार है। तालिबान भले भारतीय परियोजनाओं के लिए सहमति जता चुका हो, लेकिन तालिबान शासन से दोस्ती भारत के लिए आसान नहीं बल्कि असंभव है। कितना रोचक है कि अमेरिकी सेना के मोर्चे से हटते ही चीन और रूस दोनों ने तालिबान शासन के लिए सकारात्मक रवैया जताना शुरू कर दिया है। इस मोर्चे के देशों का तालिबान को अप्रत्यक्ष समर्थन है। पाकिस्तान ने हाल ही में कह दिया है कि अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरें तोड़ चुका है। ऐसे बयान बहुत हैरानी नहीं पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शुरुआत से ही एक्सटेंडेड टेरिटरी के तौर पे देखा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तालिबान की मौजूदगी से भारत विरोधी गतिविधियों को भी बल मिल सकता है। ये चार नाम पाकिस्तान, चीन, रूस और तालिबान अपने आप में डेडली कॉम्बो है। इनके मद्देनजर भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहतर करना होगा, इंटेलिजेंस पर नए सिरे से काम करना होगा। उसके बिना भारत पर खतरा हमेशा बना रहने वाला है। तालिबान भले ही अफगान नागरिकों की हिफाजत का दावा कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही है। ऐसे कई मौके आएंगे जब भारत और तालिबान एक ही सियासी पन्ने पर होंगे। कभी रजामंदी होगी तो कभी रंजिश। वक्त बताएगा कि बातें दोनों को कैसे प्रभावित करेंगी। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और यहाँ हमारे पास आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 25,166 नए मरीज मिले हैं, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।